हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं आपको एक एलएलपी को क्लोज कैसे करते हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं। कैसे आप एक एलएलपी को ऑनलाइन एमसीए पोर्टल पे जाके क्लोज कर सकते हैं या क्लोज की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक एलएलपी को क्लोज करने के लिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन। क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक एलएलपी जो अभी कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है या जिसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, उसको आप क्लोज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो उसकी लिस्ट है मेरे पास जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको कैसे आप प्रिपेयर करेंगे वो सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। टेम्पलेट भी दिखाऊंगा कैसे कैसे आप उसको ड्राफ्ट करेंगे और कहाँ क्या क्या अटैचमेंट लगेगी। तो डिजिटल सिग्नेचर्स की क्या रिक्वायरमेंट होंगी, सीए के साइन लगेंगे या एक पार्टनर या दोनों पार्टनर के डीएससी लगेंगे, क्या टाइमलाइन होता है इसको क्लोज करने का, क्या फीस लग जाती है इसकी, गवर्नमेंट फीस वगैरह क्या होती है, क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे उनमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह क्या चाहिए, क्या कुछ है, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं क्लोज करने वाला हूँ आपको लाइव। मैं ये एलएलपी आपको क्लोज करनी सिखाने वाला हूँ कि आप पोर्टल पे कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्म फाइल होता है वो 24 फॉर्म फाइल होता है, उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं एमसीए की वेबसाइट पे। ये एमसीए की वेबसाइट है, इस पे आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है या रजिस्टर कर लेना है। आपका बिजनेस यूजर से आपको लॉगिन करना है या बिजनेस यूजर से ही आपको रजिस्टर करना है। अगर आपकी एलएलपी की आईडी बनी हुई है तो आप वो यूज कर सकते हैं, या प्रोफेशनल की आईडी से भी कर सकते हैं, या आप एलएलपी की भी आईडी से भी कर सकते हैं, या आप न्यू भी क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हैं, बट बिजनेस यूजर होना चाहिए। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन करके फिर आपको ये फॉर्म फिल करना दिखाता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है आपको एलएलपी क्लोज करने के लिए। तो ये एमसीए की वेबसाइट पे आने के बाद में आपको जाना है एमसीए सर्विसेज में। एमसीए सर्विसेज में यहाँ पे आपको एलएलपी ई फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे फॉर्म 24 का ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम। तो जब भी कोई कंपनी या एलएलपी जब बनती है तो उसका एक रजिस्टर होता है, और रजिस्टर में जो नेम होता है उसको हटवाने के लिए हम उसको स्ट्राइक ऑफ नेम बोलते हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ नेम। तो ये जो एलएलपी फॉर्म 24 होता है, और कंपनी की केस में एसटीके 2 फाइल होता है। तो ये वाला फॉर्म होता है जो हमें फाइल करना होता है अगर आपकी कोई भी एलएलपी है जो आपको क्लोज करनी है। बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन हो सकता है एलएलपी क्लोज करने का, कोई भी आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं या पार्टनर में डिस्प्यूट हो गया, तो वो मैं आपको फॉर्म में कहाँ कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कहाँ डिटेल्स देनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार आपको मैं ये फॉर्म आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि ये फॉर्म आपको सही से दिखे कि कैसा फॉर्म है ये। तो ये देखिए, ये इस तरीके का ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये एंटिटी डिटेल्स फिल करनी होती है, फिर अटैचमेंट्स की डिटेल्स आती हैं, फिर इसको रिव्यू और सबमिट करना होता है। और ये इस तरीके से इस फॉर्म में ये डिटेल्स फिल करनी होती हैं और सेव एंड कंटिन्यू करना होता है। तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन देखेंगे जिसमें आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि ये फॉर्म है क्या। तो इसका सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्म का पर्पस दिया हुआ मिलता है, ये फॉर्म किस लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। पर्पस के बाद आपको ये यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए मिलते हैं, इस फॉर्म के क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, ये सारे जो फॉर्म्स की डिटेल हैं वो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं, अटैचमेंट्स वगैरह की भी डिटेल है, बट मैं आऊंगा इन सब चीजों पे। सबसे पहले फीस, जो इस इंस्ट्रक्शन किट में हमेशा आपको फीस दी हुई मिलेगी, सभी फॉर्म्स की इंस्ट्रक्शन किट में जाके आप उस फॉर्म की फीस देख सकते हैं। तो फॉर स्मॉल एलएलपी 500 रुपये जो फीस होती है इस फॉर्म की। अदर्स एलएलपी 1000 रुपये फीस होती है इस फॉर्म की। बस दो टाइप्स की ही गवर्नमेंट फीस लगती है इस फॉर्म में। बाकी आपको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगती है, वो मैं बता दूंगा आपको कहाँ कैसे लगेंगी जब मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्म है, यहाँ पे आपको एलएलपी की डिटेल्स डालनी होती हैं। तो मैं पहले एंटिटी की डिटेल्स डालूंगा, फिर मैं अटैचमेंट्स पे जाऊंगा। अटैचमेंट जब आपको मैं दिखाऊंगा तो मैं इनके एक एक आपको फॉर्मेट भी साथ के साथ दिखा दूंगा, और कैसे होते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एलएलपी का मास्टर डाटा ओपन करके रखना होता है ताकि इजी हो जाए। जैसे मान लो ये है मेरा मास्टर डाटा, मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो मैं यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये अपने आप प्रीफिल हो जाएंगे, ये डिटेल जो भी एड्रेस होगा, नेम होगा। यहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट, आपको यहाँ पे बताना रीजन, क्या रीजन है फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन। तो आप रीजन ये भी बता सकते हैं फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ।
तो यहाँ पे आप कोई भी रीजन डाल सकते हैं फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। मैं एक बार के लिए आपको ये रीजन बता रहा हूँ कि भाई हम कंपनी का नेम स्ट्राइक ऑफ करवाना चाहते हैं फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। या आप कोई भी डिटेल में भी आप अपना रीजन लिख सकते हैं कि पार्टनर का डिस्प्यूट हो गया है उसकी वजह से, या आप यहाँ पे और क्या रीजन डाल सकते हैं, आप यहाँ पे रीजन डाल सकते हैं कि एलएलपी बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, या एलएलपी में कुछ और इश्यू हो गई है, या पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट। तो आप कोई भी जो भी आपका जेन्युइन रीजन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं है। कंपनी केस में ड्रॉप डाउन होता है, बट यहाँ पे आपको सिंपल रीजन देना है। तो आप कितने भी वर्ड्स में कोई भी रीजन डाल सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी। ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट में, मेक whether action has been initiated by registrar as per rule 737(1). कई बार क्या होता है, मान लो आपकी कोई एलएलपी है, वो आप उसकी फाइलिंग्स नहीं कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रार भी आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। आपको नोटिस इश्यू हो जाता है कि भाई आप इस एलएलपी का अगर कोई भी आप इसकी एनुअल फाइलिंग्स वगैरह नहीं कर रहे या आईटीआर वगैरह नहीं फाइल कर रहे हैं, तो इसकी आप क्लोज करवा दो। तो उसके लिए पूछ रहा है, अगर आपका ऐसा कोई केस है तो आपको यस करना है और आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी होंगी, या आप नो करना है, क्योंकि ये अगर आप यस करोगे तो अटैचमेंट्स में इसके अटैचमेंट देनी पड़ती है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फिर नेक्स्ट में आते हैं वेदर अप टू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। तो आपकी जब एलएलपी आप जिस डेट पे आप इसको क्लोज करने जा रहे हो तब तक की आपने आईटीआर फाइल कर रखी है या नहीं कर रखी है, आपको यस और नो करना है। यस करना है तो अटैचमेंट में आपको देना पड़ेगा, अगर आपने नहीं फाइल कर रखी है तो नो कर सकते हैं। अब आता है मेन पॉइंट, ये ड्यू डेट फ्रॉम विच द एलएलपी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस। तो एलएलपी का जो ये फॉर्म होता है ना, ये जो फॉर्म है, आप ये जब आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है, या जब आप कंपनी का बिजनेस या इस एलएलपी का बिजनेस जिस दिन सीज कर देते हो, उसके सीज होने के बिजनेस के 1 साल के बाद आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हो। जैसे अगर मैं सपोज करूं, आज की मेरी डेट है 17 जून डेट है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको आज की डेट डाल के दिखाऊं, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इस तरीके का आपको एरर दिखा देगा। द फॉर्म 24 फाइलिंग डेट इज बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ एलएलपी, फाइलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड। तो आपको जो ये फॉर्म फाइल करना है, ये आप 1 साल बाद ही फाइल कर सकते हैं, जब आपका बिजनेस या जब आपकी एलएलपी ने बिजनेस करना बंद कर दिया था। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 25 डालता हूँ, ठीक है, जैसे आज की डेट है, मैं 17 डालूंगा, ले लेगा ये, और मैं यहाँ पे 18 डालूंगा, नहीं लेगा। ठीक है, और यहाँ पे 16 डालूंगा, ये ले लेगा। तो एग्जैक्ट आपको 1 साल होना चाहिए जब इस फॉर्म को फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे डेट जो आएगी वो 1 साल से पहले की डेट आएगी, जब भी आपने एलएलपी को क्लोज करना है। ठीक है, वो डेट यहाँ पे आएगी। ठीक है, उस डेट का आपको देख लेना है कि भाई आपकी एलएलपी जब भी कभी भी इनकॉर्पोरेट हुई हो या विद इन 1 ईयर इनकॉर्पोरेट हुई हो, तो आप इनकॉर्पोरेशन की डेट डाल सकते हैं, बट उसके बीच का और यहाँ एज ऑन डेट का 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। मैं अब इससे पहले की डेट भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरी मोर देन 1 साल हो सकता है, बट 1 साल से कम नहीं। समझ गए? तो 1 साल के बाद ही आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं रेगुलेटर्स डिटेल्स। तो वेदर द एलएलपी एक्टिविटी इज आर रेगुलेटेड, इसका मतलब होता है अगर आपका कोई भी जो एलएलपी है वो जैसे सेबी है, या बैंक है, या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो इनके रेगुलेटर होते हैं, जैसे आरबीआई है, आईआरडीए है इंश्योरेंस का, सेबी है। तो उनसे कोई भी आपकी रेगुलेटेड होती है तो आप उसको यस करेंगे और आपको बतानी पड़ेगी डिटेल्स, अदरवाइज आप इसको नो करें। फिर आता है प्रोसिक्यूशन डिटेल्स। आपके अगेंस्ट में कोई भी डिस्प्यूट है या प्रोसिक्यूशन चल रहा है या कोई भी पेंडिंग प्रोसिक्यूशन है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। whether there are any prosecution pending against or involving the LLP और इसके पार्टनर। तो अगर इन पे से कुछ भी नहीं है तो आप इसको नो करेंगे, ये सारी डिटेल्स हट जाएंगी। अगर आप इसको यस करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, क्या प्रोसिक्यूशन है, कौन से एक्ट में चल रहा है, नेम कौन, कोर्ट का क्या नेम है, क्या केस नंबर है, क्या उसका सब्जेक्ट मैटर था,
क्या सेक्शन ऑफ द एक्ट है और कितने हैं। तो आप यहाँ से 2 हैं तो 2 भी डाल सकते हैं, ये डेट नीचे आते रहेंगे। तो अगर आप क्लोज करने जा रहे हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको बतानी है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डिस्क्लोजिंग नील एसेट एंड नील लायबिलिटी। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इसमें आपको क्या करना है, जैसे जो यहाँ पे आपने डेट डाली है, डेट ऑफ, ये आपकी जब आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, बट जो यहाँ पे जो आप डेट डालोगे वो आपको डालनी है जब ये आप फॉर्म फाइल कर रहे हो उसके 30 दिन से पहले, लेटर देन 30 डेज नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड डिस्क्लोजिंग, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज ऑन डेट डालना है। जैसे मान लो आप जिस दिन आप ये वाला फॉर्म फाइल कर रहे हो उससे 30 दिन से पहले का फॉर्म नहीं होना चाहिए ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। विद इन 30 डेज आपको ये वाला फॉर्म फाइल, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसकी डिटेल होनी चाहिए। जैसे मान लो ये आज का है तो हम इसको 1 जून तक का बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, या आप एज ऑन डेट जिस दिन फाइल कर रहे हैं उस डेट का बना सकते हैं, बट 30 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सारी डिटेल्स बतानी है। आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो एक तरीके से बैलेंस शीट होती है ये। इसमें आपकी कैपिटल आएंगी, लोन फंड्स की डिटेल आएंगी और आपकी जो एसेट्स है उनकी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जो फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटी है, वो सब डिटेल्स इसमें यहाँ पे आएंगी। इसमें आपको जो आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट होती है उसका कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको पार्टिकुलर्स देने हैं, जो आपकी बैलेंस शीट का आइटम होता है वो आपको बताना होता है कि एज ऑन डेट आपकी बैलेंस शीट नील एसेट एंड नील लाइबिलिटीज हैं या नहीं। तो सपोज करो आपकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो आपका कैपिटल होता है जो आपने एलएलपी के अंदर लगाया था, और ये बाकी सारी डिटेल्स आपकी जीरो होनी चाहिए। अगर अमाउंट है तो आपका ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। ये आपको पहले सारे जीरो करने होते हैं, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स एसेट वगैरह जो भी आपकी डिटेल्स हैं ये सब जीरो हो जानी चाहिए, तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सर्टिफाइड बाय सी होता है। अब जैसे यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, जो आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन था वो कैपिटल में आएगा, और यहाँ पे जो एसेट्स है यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डाल देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आपकी एसेट वाला बैलेंस और लाइबिलिटी वाला बैलेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको प्लेस डालना है, जो भी आपका प्लेस है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे साइन होते हैं, सबसे पहले सीए के साइन होंगे इसके लिए। तो ये फॉर्म, ये जो है ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसके लिए आपको ओनली चार्टेड अकाउंटेंट ही साइन कर सकते हैं। इसमें सीएस और सीएमए वाले साइन नहीं कर सकते, ना कोई एडवोकेट। ओनली चार्टेड अकाउंटेंट इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उन मेंबरशिप नंबर डालना है आपको, जो भी मेंबरशिप नंबर है। उसके बाद सेव कर देना है आपको। ये मैं डाल के आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ एक बार। अब मेंबरशिप नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये एंटिटी डिटेल्स हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे अटैचमेंट्स वाला जो आपको मेन पार्ट है इस फॉर्म का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जिसपे स्टार लगा हुआ है ये मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे ये वाले अटैचमेंट्स आपको मैंडेटरी देनी है। अदर्स जो हैं वो आपको ऑप्शनल अटैचमेंट्स हैं। नीचे वेरिफिकेशन है, और यहाँ पे जो डायरेक्टर है आपका, कोई भी एक डायरेक्टर जिसको हमने ऑथराइज कर रखा है उसके सिग्नेचर यहाँ पे लगेंगे, और इसको नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है, रिव्यू एंड सबमिट। तो अब सबसे पहले चलते हैं क्या क्या अटैचमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से लेके जी तक की हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ए से जी वाले यहाँ पे भी मैंने नोट कर रखी हैं। तो आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ, और साथ के साथ आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज होती है। जैसे कॉपी ऑफ अथॉरिटी टू मेक द एप्लीकेशन ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, इसका क्या मतलब है कि आपको एमसीए को एक एप्लीकेशन लिखना है, में आपको क्लोजर के बारे में रिक्वेस्ट करना है, और जो दोनों पार्टनर या जो भी पार्टनर है आपकी, उन्होंने कंसेंट दे रखी हो एलएलपी को क्लोज करने के लिए। तो उसका अगर मैं आपको सैंपल दिखाऊं तो मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ किस तरीके के सैंपल होते हैं। तो ये होता है सबसे पहले एप्लीकेशन। तो ये हमेशा जो भी एलएलपी है आपके लेटर हेड बनाना पड़ेगा, आपको लेटर हेड के ऊपर ये बनेगी।
ठीक है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ एलएलपी, ये रूल है। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका नाम विद रिस्पेक्ट टू द, ये जो बता रखा है आपने, एलएलपी का नेम आ जाएगा। थैंकिंग यू यूअर्स ट्रूली फॉर ऑन बिहाफ ऑफ, और कोई भी जो आपका एक पार्टनर है या दोनों पार्टनर है वो एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एक तो आएगा ये सबसे पहले एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद आपको क्या करना है, एक ऑथराइजेशन। फिर आएगा कि जो मान लो एलएलपी में मान लो 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर, कोई एक पार्टनर ऑथराइज करेंगे जो इस फॉर्म को फाइल करेगा, जिसके यहाँ पे साइन होते हैं लास्ट में यहाँ पे। तो ये जो ऑथराइज है, इसके लिए जो यहाँ पे ऑथराइज पार्टनर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा। तो कोई भी एक पार्टनर को हम ऑथराइज करेंगे जो यहाँ पे जो साइन कर रहा है, तो उसका एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। ये जैसे, तो एक लेटर भी हम अटैचमेंट में डालेंगे, ऑथराइजेशन टू मेक एप्लीकेशन टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी टू आरओसी। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, डियर सर, विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर सीटेड अबाउट द मैनेजमेंट डिसाइड, मतलब सभी पार्टनर्स ने ये हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं फॉर ऑन बिहाफ ऑफ, और ये कोई दूसरा पार्टनर, मान लो एक पार्टनर को हम ऑथराइज कर रहे हैं तो उसका नेम आएगा, दूसरा पार्टनर यहाँ पे साइन करके उसको ऑथराइज कर रहा है। तो आप ये थोड़ा ध्यान से देखें ये चीज को। और अगर आपको ये वाले फॉर्मेट्स चाहिए, जो ये मैं टेम्पलेट जितने भी दिखा रहा हूँ, तो आपको मैं ये सारी भेज दूंगा। आप जस्ट हमें ईमेल करें, ईमेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल पे से आप मेरी ईमेल ले सकते हैं, वहां से आप ईमेल करके हमसे ये वाले टेम्पलेट्स ले सकते हैं। तो ये वाली टेम्पलेट्स है जो ऑथराइजेशन वाली है, कि आपको ऑथराइजेशन टू मेक एप्लीकेशन टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी, तो ये इस तरीके से आपको बनानी है। ठीक है, ये एक ये बनेगा, और ये किससे पहले मैंने आपको दिखाया था एप्लीकेशन। ठीक है, 2 फॉर्म। अब आते हैं तीसरा, तीसरा क्या लगेगा इसमें, तीसरा हमें लगेगा कंसेंट। तो कंसेंट लगेगी, जितने भी पार्टनर आपकी हैं उन सभी को कंसेंट देनी पड़ेगी। तो जो एप्लीकेशन वाली चीज है वो आपको इस पे करनी है लेटर हेड पे, ऑथराइजेशन वाली है वो भी लेटर हेड पे, एक पार्टनर को टू करना है और एक इसमें ऑथराइज करेगा, ये ध्यान रखना। और उसमें आप दोनों पार्टनर के भी साइन कर सकते हैं एप्लीकेशन वाले में। और फिर आती है कंसेंट। कंसेंट बनेगा, आपकी एलएलपी के एक पार्टनर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 है, 4 हैं, सभी को कंसेंट देनी पड़ेगी कि हम ये एलएलपी को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई मिस्टर एलएलपी, और ये यहाँ पे जो भी है, टू डू माई कॉमर्शियल एक्टिविटी फ्यूचर, या इज इट नॉट कैरिंग एनी बिजनेस एंड नॉट इंटेंडिंग टू एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी, तो आई फर्दर अंडरटेक दैट देयर इज नो पेंडिंग लिटिगेशन और liability to pay off by way of affidavit and indemnity more thanking you। तो ये कंसेंट होती है टू अप्लाई आरओसी फॉर स्ट्राइकिंग हो। तो जितने भी पार्टनर हैं वो अपनी कंसेंट देंगे डेट के साथ में, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल्स आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसेंट लेटर। तो सबसे पहली जो अटैचमेंट्स हैं उसके अंदर आपको ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन, ऑथराइजेशन और कंसेंट, इनको आपको तीनों को मर्ज करके यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मैं इनको दिखाऊं आपको, जैसे ये है, मैंने इसको तीनों को यहाँ पे कंबाइन कर लिया है, मर्ज कर लिया है। 2 MB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर सकते हो कंप्रेस करने के लिए, वेबसाइट यूज कर सकते हो, काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो कंप्रेस पीडीएफ का काम करती हैं। आप ऑनलाइन जाके उनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने ये ए पॉइंट से मैंने सारे कुछ यहाँ पे रीनेम कर रखे हैं, देखो इस तरीके से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं। ठीक है, ये 2 MB से नीचे के हैं और इस तरीके से मैंने बना रखे हैं। ये डम्मी है, और इनके ओरिजिनल भी मैं दिखा दूंगा आपको एक बार, बट एक बार के लिए मैं आपको ये सारे वर्ड फाइल में फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। फिर आते हैं कॉपी ऑफ एक्नोलेजमेंट ऑफ लेटेस्ट आईटीआर। तो आपको यहाँ पे आईटीआर का फॉर्म नहीं देना है, आपको एक्नोलेजमेंट देनी है, तो आईटीआर वी कहते हैं। तो उसकी कॉपी आपको डालनी है यहाँ पे, जो आपने लेटेस्ट आईटीआर फाइल कर रखी है। ठीक है, फिर आता है फॉर्म 8, जो फॉर्म आपका अक्टूबर में जो फाइल होता है स्टेटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी वाला, वो फॉर्म आपको यहाँ पे डालना है, आपने फाइल कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्म 11। ये फॉर्म 11 आपको डालना है। ये फॉर्म मैंडेटरी फॉर्म है, क्योंकि जब आपको अपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करोगे उसके 1 साल के बाद ही आप अपनी एलएलपी को क्लोज कर सकते हो। तो 1 साल के अंदर आपको आईटीआर भी फाइल करनी होती है, फॉर्म 8 भी, फॉर्म 11 भी।
इन तीनों फॉर्म को फाइल करने के बाद ही आप एलएलपी को क्लोज कर सकते हो। इससे पहले आप एलएलपी क्लोजर के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, और वो अगर मैंडेटरी नहीं है तो वहां पे अगर आप डेट है, वो डेट भी आपको इस तरीके से डालनी पड़ेगी कि वो इनकॉर्पोरेशन के बाद की 1 साल हो। ठीक है, तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि एलएलपी जब आप बनाई है तो उसके 1 साल के बाद ही आप क्लोजर के लिए जा सकते हो। फिर यहाँ पे कॉपी ऑफ ऑर्डर, एनओसी, अगर आपका कोई भी रेगुलेटर वगैरह है तो उनका कोई ऑर्डर आ रखा है या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपने एनओसी ले रखी है तो वो डाल दें, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आते हैं एफिडेविट वाली चीज पे, तो यहाँ पे आपको बनाना है एफिडेविट। तो एफिडेविट का मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। ये इसको बोलते हैं एफिडेविट। तो ये जो एफिडेविट है, आपको ये स्टैम्प पेपर पे निकलवाना होता है। ठीक है, इसमें आपकी सारी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे आपको एलएलपी, यहाँ पे नेम आएगा, फिर आप पार्टनर हो, आपका डॉक्टर, फादर्स नेम, पेरेंट्स की डिटेल्स आएगी, डीपिन आएगी, एड्रेस आएगा, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, और एलएलपी की डिटेल्स नील है, कितने साल से ये बिजनेस नहीं कर रही है, ये डिटेल्स आएंगी। फिर नीचे आप उसको वो कर रहे हो, ऑथराइज कर, एक तरीके से मतलब इंडेमिनिटी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंड द इंडेमनिटी, कोई भी अगर फ्यूचर में आते हैं तो हम लाइबल हैं। तो यही सोल्व में, ये यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, साइन आएंगे, साइन करने हैं, डेट प्लेस। तो यहाँ पे दो जगह इस पे एफिडेविट में साइन होते हैं, और ये स्टैम्प पेपर पे निकलेगा। दो पार्टनर है तो दोनों का, तीन पार्टनर है तीन, चार है चार, सभी का अलग अलग एफिडेविट लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एफिडेविट बनाना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एफिडेविट अटैच करने हैं। दो पार्टनर, तीन पार्टनर, चार पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उन सभी के एफिडेविट आपको इस तरीके से अटैच करने हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल अटैचमेंट। ऑप्शनल अटैचमेंट आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऑप्शनल अटैचमेंट में क्या क्या डिटेल्स आपको देनी होती हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है ऑप्शनल अटैचमेंट। ऑप्शनल अटैचमेंट में आपको देना होता है एक तो इंडेमनिटी बॉन्ड, पर सभी पार्टनर का अलग अलग इंडेमनिटी बॉन्ड बनेगा, सभी पार्टनर्स पे एप्लीकेबल है। फिर आपको देना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो सीए सर्टिफाई करके देता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो आपको यहाँ पे यूडिन के साथ आपको ये गाल लगानी है। और एक आपको लगेगा बैंक क्लोजर सर्टिफिकेट। तो ये तीन आपको ऑप्शनल अटैचमेंट में देनी है। अब अगर आप पूछोगे कि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं कर रखा है ऑप्शनल, तो ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी तो है ही नहीं, तो हम वो डिटेल्स क्यों नहीं दे रहे हैं, मतलब क्यों दे रहे हैं वो वाली डिटेल्स। तो अगर आप वो डिटेल्स नहीं दोगे तो आपका ऑब्जेक्शन आ जाता है, रिमार्क आ जाएगा, रीसबमिशन आ जाएगा। मैंने करके देख रखी है सारी डिटेल्स। वो दोबारा से आपको रीसबमिट के लिए फॉर्म आ जाएगा, और आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड मांगेंगे, बैंक क्लोजर सर्टिफिकेट मांगते हैं, और जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं उसकी पीडीएफ कॉपी भी मांगते हैं विद यूडिन, वो क्लियर कट उसमें लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब आपको मैं इंडेमनिटी बॉन्ड का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये इंडेमनिटी बॉन्ड होता है टू रजिस्ट्रार, आपका जो भी एलएलपी का नाम है वो आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और डेट वगैरह आ जाएंगी, या जो भी आपका पार्टनर की डिटेल है तो वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगी, और नीचे विटनेस के भी साइन होंगे। तो इंडेमनिटी बॉन्ड ये इस तरीके से बनेगा। इंडेमनिटी बॉन्ड आपका 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनेगा, और जो एफिडेविट है वो आप मिनिमम जो भी बनाते हो, 20 रुपए, 50 रुपए, जो भी मिनिमम हो उतने पे बनवा सकते हैं। बट इंडेमनिटी बॉन्ड है वो मिनिमम 100 रुपए पे बनना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का भी मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो ये सीए के लेटर हेड पे निकलता है, ये इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेगी, जो हमने फर्स्ट में डिटेल्स डालनी है, सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है, फिक्स एसेट वगैरह जो भी हमने नील नील डाला है, तो इस तरीके से आपको ये डालना है। और यहाँ पे ये सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय विद यूडिन मेंबरशिप नंबर, और ये जो भी पार्टनर है उनके साइन होंगे, स्टैंप होगी यहाँ पे, तो पार्टनर्स की स्टैंप भी लगानी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्लेस डेट सब कुछ इसमें आएगा, ये लेटर हेड पे निकलता है सीए के, तो ये भी आपको बना के निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ में सभी के मैंने आपको फॉर्मेट्स दिखा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले में आपको ये आप अलग अलग जैसे आप ये एफिडेविट है, एफिडेविट लगा दिया, अब आएगा इंडेमनिटी बॉन्ड।
तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम 5 फाइल्स यूज कर सकते हो आप, अप टू 2 MB की। तो इस तरीके से आपको ये लगानी है। जैसे मैंने बैंक क्लोजर लगा दिया, और मैंने नंबरिंग भी कर रखी है। जी का मतलब जी है, ठीक है, सी ए साइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। फिर आपको ये वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कर दिया, और एक पार्टनर जिसको हमने ऑथराइज किया था उसका यहाँ पे डीपिन आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये डीपिन डाल दिया, इसको सेव कर देंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वाले में ये पूरा फॉर्म आपको फिर से रिव्यू के लिए दिखाते हैं, क्या क्या डिटेल्स आपने फिल की हैं। वो डिटेल्स फिल करके आपको यहाँ पे इस तरीके से ये डालना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल सबमिट करना है ये फॉर्म। मान लो मैं इसे आपको एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ। जैसे मेंबरशिप नंबर एंटर्ड इज नॉट वैलिड, तो जो मेंबरशिप नंबर जो सीए के डाल रखे हैं वो इनवैलिड बता रहे हैं, तो वो ठीक करना पड़ेगा। अगर आप कोई गलत डाल देते हैं तो वो उठाएगा नहीं। तो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए जो सीओपी है, ये आपको नंबर डालने हैं और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद मैं चलो वो चेंज करके आपको दिखाई देता हूँ एक बार के लिए। मैं फॉर्म्स में ज़्यादातर डमी डाटा यूज करता हूँ, ताकि कोई भी कॉपी वगैरह ना कर सके। तो वो मैंने चेंज कर दिया है, बट एक बार के लिए आपको अभी सबमिट करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। यहाँ से आप क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है, अब इसको माई एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे पेंडिंग फॉर एक्शन में जाएंगे, तो ये जो फॉर्म हमने अभी डाला है, तो यहाँ से आप डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, तो आप एक्सट्रैक्ट करके, और ये वाला आपका फॉर्म होगा। इस फॉर्म में आपको डीएससी लगाने हैं, ठीक है। एक्रोबैट में ही आपके डीएससी लग पाएंगे, नीचे जाके सीए के डीएससी लगेंगे, ठीक है। और दूसरा नीचे डायरेक्टर के डीएससी लगेंगे, इस बॉक्स में जैसे डायरेक्टर के डीएससी लगेंगे। तो आपको इस तरीके से डीएससी लगा लेने हैं। और डीएससी लगाने के बाद यहाँ पे अपलोड पीडीएफ का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको फाइल चूज करनी है जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया है। इस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करके यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और प्रोसीड टू पेमेंट में आपकी जो 500 फीस थी, क्योंकि स्मॉल एलएलपी हैं, तो जो बड़ी एलएलपी है उनकी 1000 है, तो वो फीस पे करके आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो इसकी टाइमलाइन होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपने जैसे मैंने बताया था, तो विद इन 1 वीक या 15 दिन के अंदर अंदर ये आपको नोटिफिकेशन आ जाता है या फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है कि आपका, या कोई भी रिमार्क वगैरह है तो वो रिमार्क आ जाता है। अगर कोई भी चीज़ पेंडिंग है तो आपको फिर से आप इसको एडिट करके और वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, या कोई अटैचमेंट से रिलेटेड है तो वो टाइमलाइन होती है 10 से 15 दिन में। फीस मैंने बता दी है, सारी टिप्स ट्रिक बता दी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने बता दिए हैं। बस डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस जरूर देखनी है आपको। फर्स्ट वाला जो है आपको कॉपी ऑफ अथॉरिटी वाले में आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डालनी है, फिर ऑथराइजेशन डालना है। ये एक एक डालेंगे, एक एप्लीकेशन होती है, एक ऑथराइजेशन लेटर होगा, और जितने पार्टनर हैं उनका कंसेंट कंसेंट लेटर बनेगा। तो ये मैंने आपको सारे फॉर्म दिखा दिए हैं। एप्लीकेशन वाला दिखा दिया है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ वन बाय वन। एप्लीकेशन, फिर ये ऑथराइजेशन सेकंड नंबर, फिर आपको डालना है थर्ड वाले में कंसेंट वाला। तो ये जो कंसेंट था मैंने ऑलरेडी रेडी भी कर रखे हैं सारे, मेरे पास स्टैंप वगैरह के साथ भी आ रखे हैं, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं डमी डमी वाले दिखा रहा हूँ सिर्फ, ये वाले हैं। तो ये कंसेंट लेटर बनेगा ये। तो ये कंसेंट लेटर जितने भी पार्टनर हैं ये बनेंगे। तो फर्स्ट अटैचमेंट में बनेगा एप्लीकेशन, ऑथराइजेशन लेटर और कंसेंट लेटर। फिर आपकी आती है सेकंड अटैचमेंट। सेकंड अटैचमेंट्स में आपको आईटीआर की वी कॉपी, आईटीआर वी देना है। फिर फॉर्म 8 आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने फाइल कर रखा होगा। फिर आप फॉर्म 11 डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने फाइल कर रखा होगा, ठीक है। फिर आपको एनओसी वगैरह कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप करें। फिर एफिडेविट, मैंने एफिडेविट का आपको फॉर्मेट दिखा दिया, ये वाला एफिडेविट है। ये एफिडेविट लगेगा, ये आपको पूरा फिल करना है। एफिडेविट आप
₹20 के स्टैम्प पेपर से लेके जितना भी आप बनवाना चाहिए बनवा सकते हैं। फिर एफिडेविट के बाद आपका लगेगा ऑप्शनल अटैचमेंट में आपको इंडेमनिटी देना है। इंडेमनिटी बॉन्ड का मैंने दिखा दिया, ये वाला फॉर्मेट इंडेमनिटी बॉन्ड का होता है। जो इंडेमनिटी बॉन्ड है, एफिडेविट है, ये भी जितने भी पार्टनर आपका ईच पार्टनर का बनेगा। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये सीए के बनेगा। सीए अपना लेटर हेड पे बना के और साइन यूडिन करके देगा। और बैंक क्लोजर सर्टिफिकेट डालना है आपको, बैंक से क्लोजर सर्टिफिकेट लेके आना है जिसपे बैंक की स्टैंप होती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल देनी है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है स्टैंप वाला। तो ये सारी डिटेल्स आप फुलफिल करके आप एलएलपी को क्लोज करवा सकते हैं और आप अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो एलएलपी क्लोज होने के बाद में जो डिन है आपके, वो डिन आपके सरेंडर नहीं होते हैं। टिपिन वो आपके कंटिन्यू रहेंगे। उनके आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उनकी केवाईसी करते रहिए, अदरवाइज वो आप अगर उनको पड़ा रखेंगे तो वो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाते हैं। बट वो सरेंडर नहीं कर सकते। आपको सरेंडर करने के लिए आपको पहले एलएलपी वगैरह सब क्लोज करनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको उसकी कोई रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है, तब जाके वो डिन या डीपिन आपके सरेंडर होते हैं। अदरवाइज अगर आप उनकी केवाईसी करते रहिए, आप उनको एज ए जैसे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड होता है वैसे ही वो डिन डिन नंबर एक आपकी आईडी है एक तरीके से, तो वो आप यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपकी जरूरत पड़े तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। कैसे है लाइव देख सकते हैं, वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी डाउट है चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे। अगर आप चैनल बिना सब्सक्राइब के कमेंट करेंगे, आपका जो कमेंट है वो स्पैम में चला जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता लगता। आपको कोई भी टेम्पलेट वगैरह की कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आप ईमेल करके हमसे टेम्पलेट वगैरह ले सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई भी अगर मिस्टेक है, भूल चूक है, उसके लिए आप हमें माफ करें।